Namaste students, welcome back to my YouTube channel Tech Tip Now. As you know that we are discussing C++ based MCQs और ये पार्ट नंबर 4 है। इस पर्टिकुलर सेशन में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफ स्टेटमेंट बेस्ड MCQs को, या जिसे हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के भी नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बाकी सभी जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको तमाम सारे कंप्यूटर साइंस के, चाहे वो MCQ हो, चाहे नोट्स हो, चाहे वो प्रैक्टिकल्स हो, चाहे प्रोजेक्ट्स हो, किसी भी तरह के, उनकी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आइए एक एक करके अब हम इफ स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ इज आस्किंग दैट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 135 और इसके पहले हमने ऑलरेडी प्रीवियस 3 सेक्शंस में ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, C++ फंडामेंटल्स, उन सभी को डिस्कस कर लिया है। उसको पढ़ने के लिए या उसे देखने के लिए आप इस वीडियो के लिंक को एक बार आपको फिर से मैं बोलूंगा कि चेक कर ले। नाउ जो पहला क्वेश्चन है इस सेशन में, ये बोलता है कि लुक एट द फॉलोइंग कोड, रिटर्न टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू, यू हैव टू प्रेडिक्ट द आउटपुट। सबसे पहले आप देखिए, ये तो हमारे हेडर्स हो गया, मेन फंक्शन हो गया। यहाँ पे सबसे पहले इसने x की वैल्यू 2 डाली, उसके बाद इसने इसको कंपेयर किया 2 से, और यहाँ पे लिखा है एग्जिट और इसके ब्रैकेट में डाला है 1, एल्स करके इसने बोला सी आउट गो। तो इसका जो करेक्ट आउटपुट होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बोलता है कि पहला, प्रोग्राम विल एग्जिट with successful termination, second program will exit with abnormal termination, program will display go, या program will cause error। तो देखो x इक्वल टू 2 है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन तो ट्रू हो रही, तो ये एग्जिट ही करेगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे नहीं होंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सक्सेसफुल टर्मिनेशन होगा या एबनॉर्मल होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप एग्जिट फंक्शन का यूज करते हैं C++ में, वी ऑलवेज पुट दिस 0 इनसाइड दिस ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये कि जब आप एग्जीक्यूट होता है तो इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के साथ साथ ये 0 रिटर्न करता है। देखिए, आप जब इंट मेन लेते हो, आपने ध्यान दिया होगा कि आप उसमें एंड पे रिटर्न 0 करते हो। इस 0 का मतलब होता है सक्सेसफुल टर्मिनेशन। एग्जिट में भी यही बात लागू होती है। 0 डालने का पर्पज ही यही है, सो दैट आपके सिस्टम को यह पता चलता है कि हाँ, इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल टर्मिनेशन हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप जो भी वैल्यू यहाँ पे डालते हैं उससे सिस्टम को, या जैसे मैं बात करूँ 1 जब आप डालते हैं तो इसका मतलब ये है सिस्टम को ये पता चलता है कि भाई प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है, लेकिन ये एबनॉर्मल टर्मिनेशन है। जैसे एक्सेप्शन होता है और प्रोग्राम एबनॉर्मली यू कैन से इंटरप्ट हो जाता है, या एब्रप्ट हो जाता है, या टर्मिनेट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड इन रिगार्ड ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? देखिए, जब आप कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फ्लो ऑफ कंट्रोल की हम बात करते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल में इफ, फॉर, एरे या गो टू, इन चारों को अगर आप देखो तो वैसे भी आप अपने आइडिया आपको लग ही गया होगा कि इसमें एरे ही होगा। लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन वाइज देखो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंट्रोल का मतलब ये है, कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल को जो मैनेज करता है। इफ है, इसे हम सिलेक्शन कंट्रोल बोल सकते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। फॉर को हम लूप स्टेटमेंट बोलते हैं। गो टू जो होता है दैट इज जंप स्टेटमेंट। ये तीनों ही प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, या इनके द्वारा किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज आस्किंग दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर देयर इन C++। जब आप कंट्रोल स्टेटमेंट, जैसा भी मैंने आपसे कहा कि हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल की, और जब आप फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें मेनली 3 स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे हम सीक्वेंस के नाम से जानते हैं, दूसरा जिसे हम सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, और तीसरा जिसे हम रिपीटिशन के नाम से जानते हैं। इट मीन्स दैट देयर आर 3 द कंट्रोल स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन C++, नॉट ओनली इन C++। इफ यू आस्क अबाउट पाइथन, देयर आल्सो 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर देयर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्ट फॉर इक्वालिटी ओनली। केवल इक्वालिटी के लिए इनमें से किसका प्रयोग होता है? इफ एल्स का, फॉर का, इफ एल्स का, या स्विच केस का? तो देखिए, फॉर तो होगा नहीं क्योंकि वो रिपीटेशन की बात कर रहा है। अब इफ एल्स जो है, इसमें आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, नॉट इक्वल टू सबको ले सकते हैं। तो इफ एल्स भी नहीं होगा, इफ एल्स भी नहीं होगा, बचा स्विच केस। तो आपको मालूम है कि केस में जब आप ए लिखते हैं तो मतलब जो भी चॉइस वेरिएबल होता है उसकी ये कंपैरिजन करता है इस ए से। इसका मतलब इक्वालिटी के लिए स्विच केस का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, इफ एल्स का भी होता है लेकिन ओनली जब वर्ड आ गया तो स्विच केस की हम बात करेंगे।
अगला है कि स्विच केस स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर चेकिंग इक्वालिटी कंडीशन, जो कि अभी प्रीवियस में हमने देखा, तो ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू है ये। स्विच कैन ओनली बी यूज्ड टू डिसाइड बिटवीन टू ऑप्शंस, तो ये जो मसला है यहाँ पर इसमें है कि दो ऑप्शंस में ही सिलेक्शन के लिए हम स्विच का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप मल्टीपल केसेस ले सकते हैं, और मल्टीपल केसेस का मतलब मल्टीपल ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर ये बोलता है प्रेडिक्ट द आउटपुट, मेन फंक्शन है, इसमें आप देखें इंट आई इक्वल टू, यहां पर ये आपने क्या लिया है, कंडीशनल ऑपरेटर। अब आप देखिए ये बोलता है कि यदि आपका इफ 8 इज ग्रेटर देन 5 आंसर 100 होगा, एल्स आपका 100 का आंसर क्या होगा 150, इट मीन्स दैट ओनली। तो i इक्वल टू 8 लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये असाइनमेंट हो रहा है, उसके बाद ग्रेटर देन, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर आपको क्या देगा, रन टाइम एरर, नॉट रन टाइम एक्चुअली, यहाँ पर ये लॉजिकल एरर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे आपको कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज, इट शुड बी एक्चुअली एरर, और यू कैन से कंपाइल टाइम एरर, नॉट लॉजिकल या रन टाइम, क्योंकि जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो उसी समय ये आपको एरर यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा। सो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर कंपाइल एरर, राइट। आप अपने एंड पे इसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, मैं एक बार इनफैक्ट चला के देख भी लेता हूँ, इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं यहाँ से। तो यू कैन सी दिस इज माई कोड ब्लॉक, जिसमें कि हमने इसी कोड को ले लिया है। अब आप इसे एक बार बिल्ट एंड कंपाइल करके देखिए, तो ये देखिए आपको ये रन करने ही नहीं देगा, कंपाइल टाइम एरर ही आपको प्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब इस लाइन पे ये एरर शो कर रहा है। सो वी कैन से दैट ये कंपाइल टाइम एरर है या कंपाइल एरर है, या सिंटैक्स एरर भी आप बोल सकते हैं। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज सेइंग दैट द नंबर ऑफ केसेस वी कैन यूज बिफोर सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज व्हाट। अगर आप स्विच केस इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर अगर आपने सिंगल ब्रेक लगाया, तो एक ब्रेक है तो उसके ऊपर कितना केस हो सकता है। तो ऑब्वियसली देखिए आइडियली तो आप जितने मर्जी केस ले लो, क्योंकि ब्रेक जो होता है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन इट इज़ मैंडेटरी कि हम जब भी कोई केस लगाएं तो उसमें जितने भी स्टेटमेंट्स डालें उसके बाद में हमें इसमें ब्रेक डालना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वी कैन से द करेक्ट आंसर वुड बी 1। लेकिन चूंकि ब्रेक का कहीं कोई नियम नहीं है स्विच केस में कि वो आपको लगाना ही है, ये ऑप्शनल होता है, तो आप एक ब्रेक के ऊपर कई केसेस डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ई, मल्टीपल। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आप देखिए ए की वैल्यू 3, बी 6, सी 4, डी 2, और यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए, इनको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब है 3 प्लस 6, तो 9 इज ग्रेटर देन सी, सी का मतलब है 4। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो गया है, ऑटोमेटिकली ये इस स्टेटमेंट को भी क्या करेगा, चेक करेगा। तो यहां पर हो गया 9 इज ग्रेटर देन 4 एंड, तो ये मेरा ट्रू है। इट इज सेइंग बी माइनस सी, तो बी इज 6, सी को माइनस किया तो 4 आया, तो यहाँ पे हो गया 4 इज लेस देन डी दैट इज 2। तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ गया, ये फॉल्स आ गया। तो जब ये फॉल्स आ गया तो यहाँ पर ये और के आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये फॉल्स है तो ऑब्वियसली इसके नेक्स्ट पार्ट को चेक करेगा। अगर ये ट्रू होता तो ये स्टॉप हो जाता। अब ये फॉल्स है, इसके बाद अगला यहाँ पे बोलता है बी प्लस डी। सो नाउ दिस टाइम 6 प्लस 2 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू योर ए प्लस सी दैट इज 3 प्लस 4 7। सो इट इज अगेन ट्रू। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अब आ रहा है एफ और ट्रू, तो ऑटोमेटिकली आंसर ट्रू होगा और करेक्ट आंसर हमको मिल जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड इफ इनपुट इज बी। हमने कैर में डाला बी, अब ये इनपुट हुआ, स्विच लगाया, के से एग्जीक्यूट नहीं होगा, बी से बी मैच हो जाएगा, तो ये डिस्प्ले करेगा सबसे पहले बी, और बी डिस्प्ले करने के बाद चूंकि यहाँ ब्रेक नहीं है तो सी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद डी को करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं। ये बिल्कुल यहाँ पर चूंकि ब्रेक यहाँ नहीं है इसलिए ये डिफॉल्ट को भी एग्जीक्यूट करेगा, तो आंसर इसका आ जाएगा बी सी डी एफ। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी दैट इज बी सी डी एफ। आप इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर लीजिए सो दैट आपको ये सारे ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन आपको दिख जाए। हियर इज आवर क्वेश्चन एंड दिस इज आवर कोड, राइट। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। मैं वापस से इसे बड़ा करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कंडीशनल ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ व्हाट। तो कंडीशनल ऑपरेटर मतलब क्वेश्चन मार्क विद दिस कोलन,
जो कि इफ का रिप्लेसमेंट होता है। सॉरी, ये यहां पहुंचना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका सीधे सीधे हम ए बोलेंगे। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। इसमें से किसे हम टर्नरी बोलते हैं? तो ऑब्वियसली एक्सक्लेमेशन शिफ्ट को, ये बिटवाइज है, या क्वेश्चन मार्क या कोलन, स्कोप रिजोल्यूशन, इसको भी नहीं बोलते। क्वेश्चन मार्क जो होता है जिसे हम कोलन के साथ यूज करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्विच केस। स्विच केस के संदर्भ में कौन सा कथन स्टेटमेंट यहां पे सही है? मैं देख पा रहा हूं यहां पे इसका सिंटेक्स लिखा है, स्विच सीएस तीनों में है, सही है। केस तीनों में है, सही है। स्ट्रिंग, कैरेक्टर, नंबर, स्ट्रिंग तो कभी भी नहीं ले सकते आप, कैरेक्टर या नंबर लेंगे तो ऑप्शन ए खत्म। कैरेक्टर नंबर में कैरेक्टर के बाद कोलन बिल्कुल सही है, या नंबर के बाद सेमी कोलन जो कि नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा गलत हो गया। और उसके बाद में कोई और ऑप्शन बचा नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब भी आप कोई केस लगाते हैं तो आप उसमें जो भी वैल्यू देते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, उसके बाद में यहाँ पे कोलन लगता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे बोलता है करेक्ट सिंटेक्स ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर जब देते हैं तो पहले कंडीशन आता है, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक्सप्रेशन, सेमी कॉलन नहीं रहता, क्वेश्चन मार्क भी नहीं रहता, क्वेश्चन मार्क रहता है, उसके बाद कोलन से हम दोनों ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट को सेपरेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 1, कोलन, एक्सप्रेशन 2, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। इट इज सेइंग दैट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे ये मेन है, 2 है, x की वैल्यू y में 5 डाला, तो 2 इज लेस देन 5। ठीक है, तो 2 इज लेस देन 5 ट्रू हो गया, तो ये रिटर्न करेगा x इक्वल टू x प्लस 5, मतलब x प्लस 5, इसका मतलब 7 रिटर्न कर देगा। ये रिटर्न कर दिया कितना, 7। तो जब ये रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब भाई प्रोग्राम तो यहीं पे क्लोज हो गया। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि इफ ब्लॉक से रिटर्न होके फिर ये इस, चूंकि एल्स में ये प्रिंट Z1 है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो ये एल्स के लिए है और ये इफ के लिए, कि तो मैं यही बात कर रहा था कि रिटर्न यहाँ पे लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इफ से बाहर आएगा और प्रिंट को डिस्प्ले करेगा, नहीं, रिटर्न कर दिया, 7 रिटर्न हो रहा है। 7 का मतलब एबनॉर्मल टर्मिनेशन जैसा कुछ होगा, प्रोग्राम पूरा क्लोज हो जाएगा और आपको आउटपुट में यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। एक बार आप फिर से देखिए, x2, y2, x इज लेस देन y, 2 इज लेस देन 5, रिटर्न दिस, और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं है। करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे ये रिटर्न नहीं होता, केवल x इक्वल टू x प्लस वाई होता, उस सिचुएशन में ये Z2 को यहाँ पर प्रिंट करता। एक बार आप इसे एग्जीक्यूट करके भी देख लीजिए, सो दैट हमको और क्लैरिटी मिल जाए। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है मेरा कोड। चलिए इसे कंपाइल और रन करते हैं, बिल्ड एंड रन। आप देखें यहाँ पे कुछ भी आउटपुट में डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लेट सपोज कि अगर यहाँ पे मैं इस रिटर्न को हटा दूं, हम इसे इरेज कर देते हैं और यहाँ से इस क्वेश्चन मार्क को भी आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ये बैकस्पेस सेमीकोलन। अब फिर से एक बार आप इसे रन करके देखिए एंड सी इट इज शोइंग अस Z2। सो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, और इससे हमको कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोलता है कि इफ एंड स्विच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट। तो इफ और स्विच स्टेटमेंट को आप क्या बोलते हैं? सिलेक्शन, कंडीशनल, इटरेशन, सीक्वेंस या ऑल्टरेशन। नो ऑल्टरेशन तो होता नहीं है, सीक्वेंस होता है बट इफ सीक्वेंस नहीं है। इटरेशन मतलब लूप। कंडीशनल वर्ड जो है हम ऑपरेटर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट हम इसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। द नेक्स्ट इज सेइंग दैट द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फ्रॉम। कंडीशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो टॉप डाउन, बॉटम अप, बॉटम राइट या टॉप लेफ्ट, किस तरह से इवैल्यूएट होते हैं? तो ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज टॉप टू डाउन, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग। फ्लोट की वैल्यू है 1.5, x की, y की है 2.9। सो इट इज सेइंग इफ y इज लेस देन 3.5, तो 2.9 इज लेस देन 3.5। तो इसका मतलब इसके अंदर ये जाएगा तो ये इफ मिलेगा इसको। अब यहां पर ये बोलता है कि इफ x इज लेस देन 1.5, तो यहां तो कुछ हुआ नहीं। अब ये 1.5 जो है इट इज लेस देन दिस, तो ऑब्वियसली यहां पर ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जब ये फॉल्स होगी तो इसका ये जो एल्स पार्ट है, दिस इज फॉर दिस एंड दिस के लिए क्या है, ये वाला एल्स पार्ट। तो यहां पर ये डिस्प्ले करेगा क्या, आपका एक्सेलेंट। सो द आंसर वुड बी। अच्छा, दूसरी बात यहां पर ये है कि आपको ये भी लग सकता है कि ये 2 एल्स इस इफ के लिए, तो ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बोला दिस इज फॉर दिस एंड दिस इज फॉर दिस वन। तो ये इफ जो है लेस देन 3.5 तो ट्रू था,
तो ट्रू हो गया, मतलब एल्स तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अंदर जाएगा लेस देन, मतलब x की वैल्यू 1.5 को कंपेयर करेगा जो कि फॉल्स हो गया, बचा ये मेरा एल्स पार्ट, तो ये एग्जीक्यूट होगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सीलेंट। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। यहां पर ये बोलता है कि नेस्टेड इफ जो होता है, इन नेस्टेड इफ विच स्टेटमेंट इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। आपने एक इफ लिया, इसके अंदर दूसरा इफ लिया, इसके अंदर तीसरा इफ लिया, राइट, इस तरह से मान लीजिए। तो इसमें से कौन सा सबसे पहले इवैल्यूएट होगा, तो ऑब्वियसली आउटर वाला ही होगा ना। इनर पे तो तब आएगा जब ये इवैल्यूएट होगा, फिर ये इवैल्यूएट होगा, फिर ये होगा। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, आउटर वन। आउटर वाला इफ इसमें पहले होगा, उसके बाद वो अंदर जाएगा, फिर उसके बाद अंदर जाएगा। देयर इज नो थिंग लाइक डिपेंड अपॉन कंडीशन या डिपेंड अपॉन ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसका कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वी कैन यूज मल्टीपल इफ स्टेटमेंट इनसाइड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। क्या हम मल्टीपल इफ को नेस्टेड इफ के अंदर यूज कर सकते हैं? यस वी कैन, नो वी कांट, यस ओनली वंस, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है यस वी कैन है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन स्विच इज व्हाट। स्विच केस में डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या होता है, कंपलसरी, ऑप्शनल, डिपेंड्स अपॉन कंपाइलर, नन ऑफ दिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शनल। आप स्विच लगा रहे हैं, स्विच में आप केसेस डालिए, अब लास्ट में अगर आप डिफॉल्ट दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, केस होने चाहिए, राइट है। तो ये ऑप्शनल होता है, कंपलसरी ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे इफ है, इफ के साथ एल्स कंपलसरी है ऐसा नहीं है, आप केवल इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहाँ पे फ्लोट है a 7.7 और डबल लिया है, उसकी भी वैल्यू 7.7 है। अब a इक्वल टू b अगर आप करोगे तो क्या दिखाएगा, इक्वल या नॉट इक्वल। तो देखिए जब फ्लोट लोगे उसकी एक्यूरेसी, उसका जो प्रिसीजन लेवल है, और डबल जो 7.7 लोगे, दोनों का प्रिसीजन लेवल में डिफरेंस है। सो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये 6.99 हो, और जो दूसरा आप चेक करोगे डबल इक्वल टू, तो हो सकता है 6.9999, अल्टीमेट 97 समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो सकता है। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, बट इस तरह से ही कुछ होगा। सो इन दैट सिचुएशन ये दोनों इक्वालिटी में सही नहीं उतरेंगे और इसका आंसर आएगा नॉट इक्वल। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। सो हम चाहें तो इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं इनकी वैल्यूज को। मैं इसे रन करके देख लेता हूं। ऑलराइट, सो यू कैन सी दिस इज माय कोड जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। हम इसे एक बार एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। आई गो बिल्ट एंड रन एंड यू कैन सी इट इज सेइंग अस नॉट इक्वल। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। इनमें से इफ एल्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। एल्स पार्ट इट इज सेइंग इनकरेक्ट। सो एल्स पार्ट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज विथ इफ, बिल्कुल सही है। इफ है, एल्स जरूरी नहीं है। एंड इफ ब्लॉक कैन हैव मल्टीपल एल्स ब्लॉक। तो ये जो है मसला है इसमें, एल्स ब्लॉक कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट इफ ब्लॉक, बिल्कुल सही है। इफ कंडीशन कैन बी लॉजिकल, रिलेशनल और अरिथमेटिक, बिल्कुल सही है। इफ में आप एंड का भी प्रयोग कर सकते हो, a प्लस बी ग्रेटर देन सी भी कर सकते हो, तो तीनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट है कि मल्टीपल एल्स ब्लॉक हो सकते हैं इफ में, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये बोलता है कि आप आउटपुट फाइंड करिए, तो ये तो वॉइड मेन है, हम सीधे अंदर आते हैं। यहाँ पर ये देखिए कैर सी में इसने टी डाला, स्विच टी किया, तो ये पहले ही टी एग्जीक्यूट हो गया, तो ये टी को दिखाएगा, कोई ब्रेक नहीं, ई भी दिखाएगा, सी भी दिखाएगा, एच भी दिखाएगा, टी आई पे टिप भी दिखाएगा। हमने पहले भी देखा, ये कुछ मिलता जुलता सवाल हो गया। जितने भी केसेस हैं विदाउट ब्रेक है सबको दिखाएगा और उसके बाद डिफॉल्ट के अंदर भी जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टेक टिप। सो ये करेक्ट इसका आंसर हो गया। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहां पर ये बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल स्ट्रक्चर इज इंप्लीमेंटेड इफ सीक्वेंस, सिलेक्शन, रिपीटिशन या ऑल्टरेशन। करेक्ट आंसर है सिलेक्शन। आगे बढ़ा जाए, यहां पर ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनवैलिड। स्टेटमेंट इनवैलिड है कौन सा इसमें से, और ये स्विच केस से संदर्भ के से रिलेटेड है। यहां पर ये बोलता है द स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स फास्टर देन इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल सही है कि स्विच एज कंपेयर टू इफ एल्स क्विक होता है। मल्टीपल इफ स्टेटमेंट डिक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ कोड। तो मल्टीपल इफ स्टेटमेंट
की जो रीडेबिलिटी होती है, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू स्विच केस, तो रीडेबिलिटी जो होती है वो मल्टीपल इफ की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्विच, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा बोलता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट आर इजी टू अपडेट देन स्विच केस स्टेटमेंट, तो ये थोड़ा सा जो है डाउटफुल है। मोर देन वन ऑफ द एबव गलत होगा, नन ऑफ द एबव, बिकॉज ये दोनों सही हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ये कि इफ में अपडेट्स करना एज कंपेयर टू स्विच आसान होता है, जबकि ये बात सही नहीं, क्योंकि इफ इज मोर कॉम्प्लेक्स, उसकी कंडीशंस जो होती हैं मोर कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजंस हो सकते हैं। जबकि स्विच केस में केवल एक सिंगल इक्वालिटी होता है और इट इज कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स, तो अपडेशन भी स्विच केस में आसान होती है। तो करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट फॉलोज डैश अप्रोच टू चेक कंडीशंस, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बोथ लीनियर या बाइनरी या रैंडम। तो देखिए इफ एल्स जो होता है ये कंडीशन चेक करता है एक सीक्वेंस में, दैट इज लीनियर सर्च, तो करेक्ट आंसर होगा लीनियर। यहाँ पे कोई डिवाइड एंड रूल वाला फॉलो नहीं होता है, फर्स्ट कंडीशन देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट एंड सो ऑन, राइट। सो एक पर्टिकुलर ऑर्डर जरूरी नहीं है कि एक ऑर्डर में ही जाए, लेकिन ऑर्डर क्या होता है, जब आप सपोज आपने इफ लगाए, मल्टीपल इफ लगाए, तो ऑब्वियसली ये पहले इसको लेगा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके ये, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली तो ऑर्डर सेट हो गया टॉप टू बॉटम। सो इसका मतलब ये लीनियर सर्च को क्या करता है, यहाँ पे फॉलो करता है। आई मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर ये बोलता है इस कोड का आप आउटपुट प्रेडिक्ट करें, x इक्वल टू 5, x डबल इक्वल टू 2, सी आउट 1, या फिर रिटर्न x, या फिर एल्स सी आउट 2 रिटर्न x, इफ x डबल इक्वल टू 5 सी आउट 3 रिटर्न x। तो देखिए ये इसमें आपने पहले 5 डाला, तो ये कंडीशन यहाँ पे गलत हो गई, तो एल्स पार्ट में जाएगा, 2 को डिस्प्ले करेगा, और चूंकि यहाँ पे ये रिटर्न कर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, और जब टर्मिनेट होगा तो इसे ये चेक ही नहीं करेगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2, राइट। सो ये बात हुई हमारे इस क्वेश्चन की, आप यहां पर इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड फॉर स्विच केस स्टेटमेंट। पहला है इट फॉलोज बाइनरी सर्च अप्रोच टू चेक कंडीशंस। द सेकेंड इज रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड टू फॉर्म कंडीशंस, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। इन स्विच वैल्यूज डिपेंड्स ऑन द प्रेफरेंस ऑफ द यूजर, मतलब यूजर इनपुट करता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है स्विच का वैल्यू, मतलब उसकी चॉइस वेरिएबल का, तो ये भी ठीक है। स्विच स्टेटमेंट्स आर मोर रीडेबल एज कंपेयर टू इफ, ये भी बिल्कुल सही है। इट फॉलोज बाइनरी सर्च भी सही है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं उसका प्रयोग हम कर सकते हैं कंडीशंस के लिए, जबकि आपको पता है कि हम केस में केवल इक्वालिटी कंपेयर करते हैं। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज एक्चुअली इनवैलिड। तो ओवरऑल ये थे आज के इस सेशन के इफ एल्स या सिलेक्शन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आपको ये कमिंग एग्जाम के लिए या C++ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन यहीं तक। आगे जल्दी मिलते हैं अगले नए MCQ टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू।